हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भवेदी पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 13 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि हमारे क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल एक्सेट्रा। कुछ बेसिक इंफॉर्मेटिव चीज़ आपने पढ़ी थी, जिसमें आपको इस चैप्टर का बेस क्लियर हो सके। आपने चार्ज के बारे में स्टडी कर ली है। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मेजर टॉपिक जो आपका फर्स्ट चैप्टर में आता है, जिसका नाम है कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ जो है, स्पेशली इट वाज गिवन फॉर 2 चार्जेस। ये किसके लिए दिया गया था? 2 चार्जेस के लिए दिया गया था, और फिर उसको कैसे मल्टीपल चार्जेस के लिए यूज़ करते हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। वहीं से आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये वीडियो जो है एक बेस क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस एक आपका जो न्यूमेरिकल को आप कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला आज का मेजर टॉपिक, जिसका नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ भी कहते हैं। जैसे कूलम फोर्स जो आएगा, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह देंगे। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। एक स्टेटमेंट आपको गिवन है। स्टेटमेंट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं, तब भी आपको स्टेटमेंट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैं आपको दोनों बातें समझा देता हूं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा है तो देख लेते हैं। लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। यहां पर यह चीज समझ में आती है, कुछ कुछ आउटकम्स यहां से निकालते जाते हैं हम लोग। यहां लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, मतलब जो कूलम फोर्स लगता है उसका नेचर कैसा हो सकता है? तो आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन, मतलब ये दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। देन लिखा है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अगला यहां पर पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, कि जो हमें चार्जेस की बात कर रहा है वो कैसे चार्ज हैं? वो पॉइंट चार्जेस हैं, राइट। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि पॉइंट चार्ज हम किसे कहते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। तो सिंपल है, मैथमेटिकली देख लेते हैं तो शायद आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मैथमेटिकली अगर मैं यहाँ से कहूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक। अच्छा, उसके पहले हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो कैसे बनाएंगे वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास 2 चार्जेस हैं। क्या है हमारे पास? 2 चार्जेस हैं। ये आपके क्या है? दोनों चार्ज समझ लीजिए इनको आप, ठीक। इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, ठीक। अच्छा, ये क्या है? तो आपने ये जो बनाया है, ये है आपका Q1 चार्ज, और ये जो है आपका, ये क्या है? तो ये है आपका Q2 चार्ज, ठीक है बात। Q1 और Q2 क्या हो गए? चार्ज हो गए। 2 चार्ज रखे हुए हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस को आपने यहाँ पर लिख दिया है। कितनी है डिस्टेंस? तो आपने कहा दोनों के बीच की हमने डिस्टेंस कंसीडर की है r। ये मैं आपको एक सेटअप बता रहा हूं, इसको मैंने इसलिए यहां पर बॉक्स में कवर कर लिया है, ठीक। अब इनके अकॉर्डिंग, कूलम के अकॉर्डिंग, अगर 2 चार्जेस कुछ इस तरीके से रखे होते हैं, तो इनमें जो फोर्स लगता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए इसको अपन थोड़ा सा डार्क करेंगे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। तो आप इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी, है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ क्या हो गया? लॉ बोलोगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। और सेकंड स्टेटमेंट जो आपका कंटिन्यूएशन में है, वहां पर लिखा हुआ है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। तो ये आपका 1/r² के प्रोपोर्शनल हो गया। ये दोनों इक्वेशन हो गई। क्या यहां से मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कैन आई राइट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r², ठीक, लिख सकते हैं। क्योंकि LHS आपका सेम है तो RHS भी साथ में आ जाएंगे, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r² हो जाएगा। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा आगे कंटिन्यू करें अगर, तो यहां ध्यान दीजिएगा, क्या आया हमारा फॉर्मूला? f इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। अब ये जो आपका प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको यहां से आप रिमूव करिए, तो आप यहां पर एक कांस्टेंट लेंगे जिसका नाम होगा k। कांस्टेंट क्या है यहां पर? k, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये k जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अभी चाहता हूं कि इसको मैं अलग कलर से लिख दूं। ये हो गया हमारा एक कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? तो आपने कहा k है, और अगेन फिर आपका क्या है? Q1 Q2 बाई r², ठीक। इस k के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। व्हाट इज k? तो आप इसको कहेंगे, इट इज, 2 नाम दिए जाते हैं इसको। एक तो आप इसको बोल सकते हैं कूलम्स कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं? कूलम्स कांस्टेंट,
या फिर आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज अ कांस्टेंट, है ना। कुछ बुक में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, बट ठीक है, आप ये दो नाम याद रखें, कूलम्स कांस्टेंट और डायरेक्टली आप इसको कांस्टेंट बोल दीजिए। अब ये जो k है ना, इसकी वैल्यू भी आती है, वो भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि k की वैल्यू क्या होती है। तो आप याद रखें कि k की दो वैल्यू देते हैं, एक हम लिखते हैं न्यूमेरिक वैल्यू विच इज 9 × 10⁻⁹। न्यूमेरिक वैल्यू अगर देखें नंबर्स में कितनी होती है k की वैल्यू, तो k इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ होता है। यूनिट की बात करें तो k की वैल्यू निकालना है तो r स्क्वायर को इधर ले जाइए, q1 q2 को नीचे ले आइएगा, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, ये इसकी यूनिट हो गई। और वहीं पर अगर आपको k को अलग तरीके से लिखना हो तो यू कैन राइट इट इज 1/4πε0। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4πε0 भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं आपके इस k को डिफाइन करने के। k को आप इस दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात बोलिए, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। k को डिफाइन करने के आपके पास दो तरीके हैं। न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो आप लिखेंगे k इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹, और अगर आपको इसका नंबर्स में चाहिए या एक अलग तरीके से चाहिए तो आप लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 1/4πε0। अब आप कहेंगे कि ये क्या चीज़ है ना, अगर हम देखें कि ये आपका जो 4πε0 वाली जो चीज़ है ये क्या चीज़ है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसकी भी यूनिट ये आएगी 1/4πε0। ये जो आपने k लिखा है, ये जो आपने k लिखा है यहाँ पर आपने वैल्यू लिखी है k इक्वल्स टू 1/4πε0। तो ये आपकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से मैं एप्सिलॉन की अगर वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी आपकी 1/4π × k हो जाएगा क्या। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो ये 4π जो है ये नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इस वजह से k की जो यूनिट आएगी वो रिवर्स हो जाएगी और यहाँ से मैं बोल दूंगा c² डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी यूनिट हो जाएगी, ये आपकी एप्सिलॉन की यूनिट हो जाएगी। किसकी यूनिट हो जाएगी, एप्सिलॉन की। अब आप सोच रहे होंगे कि एप्सिलॉन तो बताया नहीं, एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन के बारे में सुनिए। ये जो एप्सिलॉन यहाँ लिखा हुआ है इट इज एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या रीड करते हैं आप, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसे हम कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं, परमिटिविटी। परमिटिविटी किसकी, तो यहां पर याद रखें नॉट लिखा है, क्या लिखा है, नॉट। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसकी होती है, ये तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। या फिर इसको आप ऐसा करें, 1 सेकेंड, है ना, परमिटिविटी ऑफ, इसको आप पहले लिख लें एयर, और फिर इसी को कहते हैं फ्री स्पेस, और इसी को कहते हैं हम वैक्यूम भी। ठीक है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपका क्या है, तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम, आप जो कहेंगे वो करेक्ट होगा। ठीक है, यहां पर आप ध्यान रखें एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी आपको वैल्यू भी याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिक वैल्यू होती है एंड इट इज 8.854 × 10⁻⁻12। यूनिट आपने ऊपर लिख ली है न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात है ना, ये चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि परमिटिविटी क्या होती है, बट देखिए आपने क्या किया, आपने एक तो पहली बात यहां पे आपने कूलम फोर्स को डिफाइन कर दिया था। फाइनली ये आपका कूलम फोर्स आ चुका है ना, इसको आप क्या कहेंगे, तो ये आपका कूलम फोर्स है। ठीक है ना, ये आपका कूलम फोर्स का फॉर्मूला है, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आप डायरेक्टली याद रखें, और K की वैल्यू फिर आप बदल बदल कर रख सकते हैं। आप चाहे तो K की वैल्यू ये रख दीजिए, चाहे तो K की वैल्यू ये रख दीजिए, वैल्यू उतनी ही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं यहां से थोड़ा सा, और अब इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको कि ये जो आपने लिखा है इसमें और क्या क्या मीनिंग हो सकता है। जैसे ये एप्सिलॉन नॉट लिख दिया आपने, ये वैल्यू होती, तो कोई आपसे अगर डेफिनेशन पूछ ले कि व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो याद रखना एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन, या मैं डायरेक्टली आपको कहूं यहां पर परमिटिविटी। व्हाट इज परमिटिविटी, है ना, तो परमिटिविटी क्या होती है, तो याद रखना इट इज द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
पास थ्रू एनी मीडियम। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है जो शायद आप जनरली आप ये कम सुनते हैं डेफिनेशन, लेकिन फिर भी आप इस डेफिनेशन को आज के बाद याद रखेंगे। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन इस पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि कोई पूछ ले व्हाट इज परमिटिविटी, ठीक, और आप पूछे व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, तो आप आंसर तो कर दोगे परमिटिविटी, पर आपको बोला जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परमिटिविटी, देन यू हैव टू आंसर दिस। क्या है आपका आंसर? तो आपके सामने है परमिटिविटी का जो आंसर होता है वो क्या होता है? तो इट इज अ एबिलिटी, इट इज एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू एनी मीडियम। ये परमिटिविटी होती है विच इज एप्सिलॉन नॉट। अगर यूज हो रहा है तो एयर के लिए, ये जो नॉट यहां लिखा है ना, इसका मतलब समझे, नॉट का मतलब होता है एयर के लिए, नॉट मतलब क्या? एयर के लिए। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर हम कहें तो अब हमारे पास एक चीज आ गई, एप्सिलॉन नॉट। क्या आ चुकी है? एक हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। अब इसी के तरीके से यहां पर आता है एक एप्सिलॉन एम। क्या आता है? एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम क्या है? तो इसके बारे में याद रखें, ये भी आपकी परमिटिविटी ही होगी। ये क्या है? आपकी परमिटिविटी। पर किसकी? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ये किसकी है? तो किसी मीडियम की है, और एनी मटेरियल, है ना, या तो मटेरियल की समझ लीजिए या फिर आप इसको मीडियम की समझ लीजिए, दोनों बातें याद रखें। एप्सिलॉन एम। देन एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर। इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, ये भी क्या है? तो इसको याद रखें, इट इज ऑल्सो अ परमिटिविटी। ये भी क्या है? परमिटिविटी है। बट परमिटिविटी किसकी? तो परमिटिविटी ऑफ, या इसको आप परमिटिविटी ऑफ नहीं कहेंगे, इसको आप डायरेक्टली कह सकते हैं इट इज रिलेटिव परमिटिविटी। वन सेकेंड, इट इज रिलेटिव परमिटिविटी। इसको मैं इरेज कर देता हूं। इट इज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, कोई अगर इससे भी आगे चल के आपसे पूछे कि व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, तो आप आंसर करना रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप ये आंसर कर सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, इज द रेशियो ऑफ रिलेटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिविटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ मटीरियल, एयर और वैक्यूम। ये याद रखें, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिखा है, लिखा परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो ये होता है रिलेशन, आगे चल के बहुत काम आने वाला है। और इसी को मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिख देता हूँ, जो कि अगले चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट है यहाँ पर आप लोगों के लिए। नोट दिस एप्सिलॉन आर इज ऑल्सो known as dielectric constant। dielectric constant, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अभी के लिखते हैं। क्या लिखते हैं? के। ये अभी काम नहीं आएगा, ये काम आएगा हमें नेक्स्ट चैप्टर में। कब काम आएगा? नेक्स्ट चैप्टर में। तो आप वहां पर इसको ध्यान रखेंगे। अभी तो आप केवल समझ लें कि मैं जब एप्सिलॉन आर को आगे चलकर अगले चैप्टर में जब इसको मैं के लिखूंगा तो मैं वहां डायरेक्टली बताऊंगा कि व्हाट इज के। तो के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगले चैप्टर का है, वहां एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि आप किसी तरीके से इसको याद रख लें। चलिए, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हो जाती हैं, वो भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने यूनिट्स तो आपको बता दी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूलाज। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के एंड एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज के? तो के आपने कहा इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। ठीक, इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर बनाएंगे तो हम यूनिट के थ्रू इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं। न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है MLT माइनस 2। MLT माइनस 2। व्हाट इज मीटर? तो मीटर को हम लिखते हैं लेंथ, और लेंथ का यहाँ पर क्या है? स्क्वायर। डिवाइडेड बाई अगर हम बात करें तो नीचे लिखा है कूलम। कूलम को हम लिखते हैं 80। अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले या प्रीवियस लेक्चर में आपने जो है पढ़ा था एक कि हमारा चार्ज जो होता है उसकी यूनिट होती है कूलम और उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है 80। तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा
m, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो दोनों की पावर मिलाकर ml3 हो जाएगा। यहाँ से पावर 2 और आने वाली है, t की पावर 2 आएगी और वो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये आपके पास बन जाएगा t रेज़ टू दी पावर -4, और देन आपके पास ये a स्क्वायर आएगा जो कि ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा a की पावर -2। तो आपके पास एक जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया है वो ये आया है, क्या आया है, ml³ t की पावर -4 a की पावर -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ये किसका है, तो ये है k का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं अगेन इसको एक बार आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि k का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, तो आप इसको लिखेंगे, k जो है, k का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml³ t की पावर -4 a रेज़ टू दी पावर -2। ठीक, ये k का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अगर k का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया तो क्या हम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाल सकते एप्सिलॉन का? एप्सिलॉन का तो इजीली निकलेगा। तो एप्सिलॉन के लिए अगर लिखना हो तो एप्सिलॉन का डायमेंशनल फॉर्मूला या एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब वहां पर हो जाएगा m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, देन a रेज़ टू दी पावर 2। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, तो ये एप्सिलॉन का। ठीक है, ये k का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ, उसी का जस्ट रेसिप्रोकल अगर आप कर दोगे तो आपको एप्सिलॉन का भी मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है एप्सिलॉन की यूनिट जो होती है, एप्सिलॉन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एप्सिलॉन की यूनिट तो होती है कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट ये होती है और इससे ये फॉर्मूला आया हमारा। ठीक है, तो दोनों बातें हैं, वाइसा वर्सा है ये, इसकी यूनिट ये होती तो फॉर्मूला ये निकला, इसकी यूनिट ये होती तो फॉर्मूला ये निकलेगा। ये बिल्कुल बेसिक बात है। क्लियर है यहाँ तक पिक्चर? तो आपने फाइनली अभी क्या क्या पढ़ा है उसको अपन देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले आपने देखा कूलम्स लॉ के बारे में, कूलम्स लॉ क्या है वगैरह वगैरह आपने बात कर ली। एक आपका ऐसा सेटअप छोटा सा बनाया हमने जिसमें हमने 2 पॉइंट चार्जेस की बात की है। दोनों पॉइंट चार्ज क्या होगा आगे मैं पढ़ाऊंगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, तो आपने आर कंसीडर कर लिया, देन आपने फोर्स का फॉर्मूला लिखा, देन आपने बात की कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो परमिटिविटी ऑफ एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, कई बार पेपर में आ जाती है। परमिटिविटी अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आपने लिखा है दिस द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू एनी मीडियम, तो वो हो जाएगा आपका परमिटिविटी। देन हम बात करें यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये बात आप जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो है इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ एयर ही लिख देते हैं। यही होता है ना, एप्सिलॉन नॉट जहां आएगा, नॉट जहां आएगा वो एयर या फ्री स्पेस के लिए होता है। देन एप्सिलॉन एम लिखा है, एम का मतलब होता है यहाँ पर मीडियम और मटीरियल, आर का मतलब होता है रिलेटिव। ठीक, एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला अगर पूछे तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दी परमिटिविटी ऑफ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, है ना। एप्सिलॉन आर का आगे चल के हम क्या कहेंगे, तो हमने कहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, ये अलग के है, ये के और ये वाला के सेम नहीं है, राइट। ये वाला के हमारा कूलम कांस्टेंट है। फिर हमने यहाँ पर इसके डायमेंशन देख लिए, डायमेंशन देखे और आपने यहाँ पर इसकी यूनिट्स भी देख ली है। ठीक है, यूनिट्स ये होती हैं आपके सामने है और डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, हम एप्सिलॉन आर की कुछ बात करेंगे। एप्सिलॉन आर की कुछ वैल्यूज जो हैं वो आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली। जैसे हम बात करें व्हाट इज एप्सिलॉन आर फॉर एयर, एयर और वैक्यूम की अगर अपन बात करें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए कितनी होती है, तो 1 होती है। एप्सिलॉन आर क्या है, तो एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, वहीं पर वाटर की बात करें तो इट इज 80, समटाइम्स इट इज 81, है ना। कभी कभार ये आपको 81 भी लिख के दे देता है, पर अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप 81 या 80 कुछ भी मान लीजिए, और अगर पेपर में दे देगा तो स्पेसिफिकली वही मानना पड़ेगा। मेटल्स की बात करें तो जितने भी कंडक्टर या मेटल्स होते हैं उनकी इनफाइनाइट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें बच्चे, इसमें भी गलती कर देते हैं। व्हाट इज दी परमिटिविटी ऑफ मेटल्स, आंसर इज इनफाइनाइट। ठीक, ध्यान रखें। बॉडी टिश्यू, हमारी बॉडी टिश्यू की बात करें तो उसका 8 होता है। सिलिका की बात करें तो 2.4 होता है। स्पेशली टॉप 3-4 जो लिखे हुए हैं वो आपको याद होना चाहिए। वाटर का पता होना चाहिए, मेटल्स का पता होना चाहिए और एयर का पता होना चाहिए, ये तो याद होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, हमने जो अभी कूलम फोर्स लिखा है वो स्केलर फॉर्म लिखा है। चलिए मैं पहले आपको स्केलर फॉर्म दिखा देता हूं। स्केलर फॉर्म क्या होगा, तो स्केलर फॉर्म ऑफ
कूलम्स लॉ, वो क्या होता है? तो वो होता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये आपने जो पढ़ा वही है, बट यू नो द फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जितने बच्चों को ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी आती है, वेक्टर वगैरह आते हैं, वो ठीक है। ठीक, अगर किसी को नहीं आता तो मैंने वेक्टर का कंप्लीट चैप्टर का वीडियो बनाया हुआ है जो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। वेक्टर चैप्टर आपका नहीं है फिजिक्स में, लेकिन ये बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आता है, जिसके कई सारे क्वेश्चन और यहाँ पर भी वो अप्लाई होंगे। यहाँ तो चलिए मान लीजिए मैं थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ाऊंगा आपको, बट अगर उसके कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट कवर करना है तो आप उन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। 4 to 5 आवर्स के लेक्चर्स हैं टोटल। ठीक, फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर ये फोर्स को आप कैसे लिखेंगे? आप इस फोर्स को ऐसे लिखेंगे F वेक्टर। ठीक, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक, तो अगर मुझे किसी क्वांटिटी को, ये स्केलर क्वांटिटी थी, ये क्या थी? पूरी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अगर मुझे इसको वेक्टर बनाना है, क्या बनाना है? वेक्टर बनाना है, तो क्या मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख दूं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो फोर्स है, ठीक, इस फोर्स को अभी फिलहाल में आपके लिए लिखा हुआ है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और मैं किसी तरीके से अगर यहाँ पर एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ यूनिट वेक्टर का। किसका? यूनिट वेक्टर। फिर से देखिएगा मैंने क्या किया, इस पूरी स्केलर क्वांटिटी में, इस जिसको आपने स्केलर कहा हुआ है, ये जो क्वांटिटी आपके सामने है, इस क्वांटिटी में मैं एक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाई है किसका? तो वो है यूनिट वेक्टर का। जब मैं यहाँ यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करूंगा तो LHS में भी क्या आ जाएगा? वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी थोड़ी देर रुकिएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये वाली टर्म क्या थी? ये वाली टर्म हमारी स्केलर थी। ये कैसी टर्म थी? स्केलर। लेकिन ये जो है, ये क्या हो गया? ये हो गया वेक्टर। ठीक, तो वेक्टर और स्केलर के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो अगेन हमें क्या मिल जाता है? तो हमें मिल जाता है वेक्टर। तो आप ध्यान रखें, एक जो आपका वेक्टर फॉर्म है कूलम का, वो तो ये हो गया। ठीक, एक कूलम का जो वेक्टर फॉर्म है वो ये आपके सामने है। ठीक, अब इसी वेक्टर फॉर्म को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, वो मैं आपको लिखकर बता देता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसी को अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूं F वेक्टर इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। अब सुनिएगा, हम क्या करते हैं, ये यूनिट वेक्टर लिखने की बजाय हम यहां पर लिख देते हैं R वेक्टर। क्या लिख देते हैं? R वेक्टर। तो जब यहां R वेक्टर लिखोगे तो यहां नीचे क्या आएगा? क्यूब आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखें कि जब आप R वेक्टर का यूज करते हैं, तो नीचे R क्यूब आता है, और जब आप R कैप का यूज करते हैं तो नीचे R स्क्वायर ही रहता है। ये डिफरेंस क्यों आया? तो उस डिफरेंस का मैं रीजन लिख देता हूं, बिकॉज R cap is यूनिट वेक्टर, है ना। इसकी मैग्नीट्यूड ही कितना होता है? इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसके पास डायरेक्शन होती है, इसके पास। ठीक, बट जब आप बात करते हो R कैप की तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, और जब आप R वेक्टर की बात करते हो तो इट इज अ वेक्टर। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है R वेक्टर बराबर R कैप डिवाइडेड बाई R। सॉरी, मैंने आपको उल्टा लिख दिया। यहां होता है R कैप इज इक्वल्स टू R वेक्टर डिवाइडेड बाई R, या फिर आप इसको लिख सकते हैं R वेक्टर डिवाइडेड बाई R वेक्टर का मॉड। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ये दोनों तरीके लिखने का तरीका सही होगा, जैसा भी आप लिखना चाहें। अभी क्या चीज लिखिए, देखिए, अगर हम R कैप की जगह R वेक्टर रखते हैं, R कैप की जगह R वेक्टर रखेंगे तो एक्चुअल में R वेक्टर बाई R आएगा। यहाँ पर R वेक्टर भी आएगा और नीचे एक R और आ जाएगा, जिसकी वजह से टोटल आपका ये बन जाएगा R क्यूब। क्या बन जाएगा? नीचे बन जाएगा R क्यूब। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों वेक्टर फॉर्म है। कैसे फॉर्म है ये वाला और ये वाला वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, यहां तक बात।
चलिए, ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये भी है और ये भी आपका वेक्टर फॉर्म है, दोनों का आप वेक्टर फॉर्म कहते हैं। क्लियर यहां तक की पिक्चर? ये बिल्कुल थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है ना। देखो आपने क्या क्या पढ़ा अभी वो देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपने बोला कि कूलम्स लॉ का एक तो ये होगा, इसमें हमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है। फोर्स का फॉर्मूला अगर डिराइव करेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला आता है F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसमें K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी। अगर नॉट लगा हुआ तो एयर, M लगा है तो मीडियम और R लगा है तो रिलेटिव। परमिटिविटी कहते हैं, वैल्यू निकालेंगे एयर के लिए तो 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। परमिटिविटी की डेफिनेशन याद रखें। देन हमने बात की हमारे पास ये तीनों चीजें होती हैं। एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें, रिलेटिव परमिटिविटी इज दी परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर। यहाँ पर हमने डायमेंशनल फार्मूला की बात की है, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देन हमने बात की कुछ वैल्यूज की, जिनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी 3 वैल्यूज हैं, इन तीनों को याद रखें, ये तीनों काम की है। बाकी की वैल्यू अगर याद नहीं रहती है तो इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, राइट, है ना। ये आपको जो मैंने मार्क किया है ये आपको याद रखना है बस, इसके अलावा आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप याद नहीं रख पाते हैं बाकी की वैल्यू तो चलेगी, ये 3 वैल्यू जरूर याद रखें। देन हम बात करते हैं आगे हमारे पास नेक्स्ट हमने बात की वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ की। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में ये याद रखें, स्केलर के साथ में आप वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्केलर के साथ में आप वेक्टर का मल्टीप्लाई करें। अगर वेक्टर का मल्टीप्लाई करें तो नीचे r³ आएगा, अगर केवल यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर r² ही रह जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको उसका रीजन दे दिया है। ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर और वेक्टर के बीच में रिलेशन जो होता है वो ये होता है, कुछ इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। चलिए, नाउ मूव ऑन टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा यहाँ समझना है। तो चलिए, मैंने आपको यहाँ पर 2 डिफरेंट डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं पहले बात करना चाहूँगा अबाउट दिस पॉइंट। हमने क्या कहा, देर आर 2 चार्जेस, दिस वन इज Q1 है ना, ये क्या है Q1 है, और इसकी बात करें तो ये क्या है, तो इट इज़ Q2। ठीक, आपके NCERT के डायग्राम से ही आप अगर किसी बच्चे ने देखा होगा तो जानता होगा बहुत अच्छे से इसको। ठीक है, ये आपके क्या होगा, Q1 एंड Q2 हो गए। ठीक, हमने कहा कि दिस Q1 एंड Q2 आर एट R1 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड Q2 इज R2 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इस ओरिजिन से ये कितनी दूर है, तो Q1 जो है वो R1 डिस्टेंस पे हो और Q2 जो है वो R2 डिस्टेंस पर है, और इन दोनों की आपस में कितनी डिस्टेंस है तो हम उसको डिफाइन करते हैं थ्रू R21। कैसे लिखते हैं, R21। ठीक, इन्होंने कैसे लिया, इन्होंने लिया हुआ है R, तो हम इसको R21 लिखेंगे, विच इज R2 माइनस R1। ये तरीका है, ये लिखने का तरीका है, राइट। अब इसी को हम समझते हैं कि इफ देर आर 2 चार्जेस ऑफ सेम नेचर, अगर आपके पास दोनों चार्ज हैं वो सेम नेचर के हैं, तो हमने क्या बोला था कि लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे Q1 और Q2 दोनों की दोनों लाइक चार्जेस हैं, आइदर बोथ आर पॉजिटिव, है ना, या फिर दोनों का आप क्या ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए, तो क्या इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर एक्सप्लेन हो रही है कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, 0। अब यहाँ पर समझिए कि जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 होगा तो हम देखेंगे कि Q1 पे जो फोर्स लगेगा, वो Q2 एक्सर्ट करेगा। कौन एक्सर्ट करेगा, Q2 इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स की नेचर होगी कि ये अवे जाएगा। किधर जाएगा, अवे। ठीक, तो Q2 पे जो फोर्स लगा वो किधर लगा, इस डायरेक्शन में लगा। किसने लगाया, Q1 ने लगाया, सॉरी Q1 पे जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा, और किसने लगाया, Q2 ने लगाया। तो हम इसको लिखते हैं F ऑन 1 ड्यू टू 2। हमने क्या लिखा, F ऑन 1 ड्यू टू 2। इसका मतलब क्या होता है वो भी समझिए, जो कि प्रॉपर तरीके से यहां लिखा हुआ है। इट इज फोर्स ऑन चार्ज 1, चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसको हम कहते हैं F12।
ठीक, ध्यान रखें ये नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नोटेशन यहाँ लगा हुआ है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है, पर यही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आपको कोई बोल देता है कि आपको कोई बोल देता है कि F21, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21 का मतलब, F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब हमने लास्ट पॉइंट में या लास्ट वीडियो में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि दी फोर्स ऑन बोथ दी चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जितना फोर्स लग रहा है, ये जो जितना फोर्स लग रहा है, उतना ही फोर्स जो है वो F21 भी होगा। दोनों फोर्सेस जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर। F12 और F21 क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरी बात कि ये दोनों की दोनों जो हैं वो कैसे हैं, या तो नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक, अब बात करें हम दूसरे केस की। अगर हमारे पास Q1 एंड Q2 इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ Q1 Q2 इज लेस देन 0, मतलब वन ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव। यहाँ इसका मतलब क्या आता है, इसका मतलब है कि वन ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव। तो अगर एक चार्ज यहाँ पर नेगेटिव है, एक चार्ज अगर इन दोनों में से नेगेटिव आ जाता है, तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इसको मैंने कंसीडर कर लिया नेगेटिव और इसको मैंने कंसीडर कर लिया अभी थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन देखेंगे आप, टुवर्ड्स ईच अदर हो गई। टुवर्ड्स ईच अदर होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। F12 का मतलब है कि फोर्स ऑन चार्ज 1 Q1 ड्यू टू Q2। और अगर F21 लिखा होता है, लाइक यहाँ पर लिखा हुआ F21, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, बात समझ गए ना, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, करेक्ट। चलिए, एक डेमोन्स्ट्रेशन था बेसिक सा। यहां से आपको एक और मैं यहां पर नोट पॉइंट बता रहा हूं, वो भी याद रखें, आप हमेशा याद रखें। याद रखना, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज along the line joining both charges। क्या पॉइंट लिखा है, इसका क्या मीनिंग है वो भी समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आपके पास कोई फोर्स लग रहा है चार्जेस पे, तो देखिए जब हमने फोर्स लगाया तो आपने फोर्स इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में लगाया। जब आपने फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में लगाया। किसी बच्चे ने ये नहीं बोला कि सर फोर्स इधर लगा दो, किसी ने नहीं बोला, इधर होगा भी नहीं, क्योंकि जो फोर्स होता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है, तो फोर्स जो होता है वो लगता है द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। उसी डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं, या उसी लाइन के अलोंग ये फोर्स लगता है, दूसरी लाइन के अलोंग नहीं। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट डाउन करवाया है आपको, आप इस पॉइंट को ध्यान रखें। चलिए बड़े आगे, बेसिक चीज़ थी। अब हमारे पास कुछ कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ लॉ है, इसको समझते हैं थोड़ा सा क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उसको भी देख लो आप। देखो, 2-3 बातें, ये भी आपका नोट के अंदर चली आएगी, इसको भी मैं नोट में ही लिखवा देता हूँ। ठीक है, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहला पॉइंट तो यहां पर याद रखें कि दी बोथ फोर्सेस ऑन ईच चार्ज, है ना, यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, फोर्सेस ऑन ईच चार्ज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड।
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं F12 इज इक्वल्स टू F21? ठीक, ऐसा क्यों लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखें। अगर मैं फिर भी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। अगर मैंने Q1 पे लिखना चाहा तो F12 लिखूंगा एंड दैट इज K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। वहीं पर अगर मेरा मन करता है कि मैं आंसर लिखता हूं Q2 पर, तो मैं कितना लिखूंगा F21 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो देखिए वैल्यू वाइज अगर देखें, मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये फोर्स दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो गए। तो हमने जो यहाँ पर लिख दिया है ये वाली लाइन, ये अभी करेक्ट है। क्या लिखा हमने कि फोर्स ऑफ, है ना, ये दोनों जो फोर्स होंगे आपस में कैसे हो जाएंगे, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो आपस में बराबर होता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो बराबर होता है। अब मैग्नीट्यूड तो बराबर हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड अकेले बराबर होने से कुछ नहीं होता, ठीक है। यहां पर हम ध्यान रखेंगे सेकेंड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहां बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। ठीक, कैसे? हमने कहा कि आपने अभी सीखा कि अगर हमारे पास दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेचर के होते या दोनों नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से होते, तो फोर्सेस देखिए एक इस डायरेक्शन में जा रहा, एक इस डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दोनों फोर्सेस की, तो एक दूसरे से दूर जा रहे, तो एक की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और एक की इधर हो गई। वहीं पर अगर एक प्लस और एक माइनस हो जाए, एक प्लस और एक माइनस हो जाता है, तब ध्यान दीजिए एक फोर्स इधर गया और दूसरा फोर्स इधर, मतलब अगेन आपके लिए फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट हो गई। तो चाहे नेचर कुछ भी हो, चाहे कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, है ना, फिर भी दोनों फोर्सेस जो होंगे उन दोनों की डायरेक्शन जो है वो कैसी हो जाएगी, तो एक दूसरे से अपोजिट होगी। मैं यहां पर लिख देता हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ, irrespective of combination of charge, combination of charges। प्लस माइनस माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई साहब अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसी कंडीशन जब आ जाती है कि ऐसा होता है, तो आप ध्यान दें F12 इज इक्वल्स टू F21, तो मैग्नीट्यूड को शो कर रहा था, पर अगर मैं यहां लिख देता हूं कि ये दोनों वेक्टर हैं, तब ये बात गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये बात? गलत। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि दोनों के पास वेक्टर मतलब उनकी डायरेक्शन भी है। तो ये चीज आपने जो यहां से सीखी, क्या सीखी कि ये वाली लाइन जो लिखी है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर सर कैसा होना चाहिए, करेक्ट क्या है? तो करेक्ट इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, तो हम लिखेंगे कि अगर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, तो यहां पर एक लगा दीजिए माइनस, क्या लगा दीजिए, माइनस, और फिर आप लिखिए, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर दोनों में से पूछा जाए कि करेक्ट कौन सा है, तो अभी फिलहाल में दोनों करेक्ट हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पर ये क्या लगा दिया, ये रॉन्ग लगा दिया। तो ये भी सही बात है ना, ये भी बात आपकी क्या है, बिल्कुल सही है, और ये भी बात बिल्कुल सही है। हाँ, अगर ये ऐसा लिखा होता, इफ F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू F21 वेक्टर, then it is wrong, then it is wrong। शायद आप समझ पाए होंगे, this is right, this is right, और ये भी क्या है, right। ये दोनों ऊपर वाले स्टेटमेंट सही है, नीचे वाला जो है ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहां पर वेक्टर भी लगा और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के डायरेक्शन सेम दिखा रहा है। इक्वल होने का मतलब कि सेम होना, तो हम यहां पर माइनस नॉट इक्वल लगा देते, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अपोजिट के चक्कर में हमने यहाँ पर क्या ले लिया, तो अपोजिट के चक्कर में हमने यहाँ एक माइनस ले लिया। ठीक, ये मुझे नोट समझाना था आपको कि अगर किसी समय ऐसा आ जाए कि कौन सा करेक्ट है, तो क्या ये करेक्ट है, आप कहेंगे बिल्कुल डेफिनेटली ये वाली लाइन करेक्ट है, ये दोनों लाइन भी आपस में करेक्ट है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, यहां तक बात। चलिए अब स्टेबिलिटी ऑफ लॉ के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। समझते हैं
ठीक, चलिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और उनके बीच में कहीं पर हमने एक थर्ड चार्ज क्यू ला कर रख दिया क्या ला कर रख दिया यहाँ पर, ठीक। अब अगर मैंने किसी तरीके से इस क्यू को ए की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, ए की तरफ डिस्प्लेस कर दिया। पहले केस की बात कर रहे हैं हम लोग, जो ये पहले नंबर पे आपका केस लिखा हुआ है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में ये लिखा है कि इफ वी डिस्प्लेस टूवर्ड्स ए, क्यू इज डिस्प्लेस टूवर्ड्स ए, देन एफ ए विल बी इंक्रीजेस। मतलब क्योंकि अगर ये इधर आ गया, ठीक, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूसेस, आर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इधर अगर आ गया तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो बी की साइड से डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स जो होता है विच इज 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये ए की तरफ आ गया क्यू, तो ए पर फोर्स बढ़ जाएगा, टुवर्ड्स ए बढ़ जाएगा, और बी कम हो जाएगा, है ना। बी पे जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्या यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए की तरफ आया तो ए की तरफ फोर्स बढ़ जाएगा, बी की तरफ कम हो जाएगा। तो लाइन पढ़िए, इफ क्यू इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स ए, एफ ए इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड व्हाइल एफ बी डिक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड, नाउ द नेट फोर्स ऑन क्यू इज टुवर्ड्स ए। मतलब जैसे ही ये इधर आएगा, इसके ऊपर जो फोर्स है, इधर वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इधर वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये आपका एफ बी है और ये आपका एफ ए है, ठीक। So it will not return to the original position. So far axial displacement the equilibrium is unstable. अगर एक्सिस पे आप Q को रोटेट करवाते हैं या मूव करवाते हैं, देन ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर यहाँ पर भी कोई चार्ज है, यहाँ पर भी कोई चार्ज है तब। पर सेकंड केस की अगर हम बात करें तो सेकंड केस में इसको एक्सप्लेन किया गया कि इफ अगर आपने इस Q को परपेंडिकुलर, इस लाइन ज्वाइन, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर मूव करवाया, तो क्या करोगे, Q को अगर आपने यहां रख दिया तो क्या होगा, Q से अभी भी A की डिस्टेंस और B की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। डिस्टेंस अभी भी सेम है, दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, दोनों इस Q को जो है वो पुल डाउन कर देंगे और Q अगेन कहां आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, जो मैंने सारी चीजें एक साथ बताई अभी समझ में आई। क्या होगा, इनिशियली फिर से सुनिएगा, अगर हमने Q को डिस्प्लेस कर दिया ऊपर की तरफ, तब द डिस्टेंस बिटवीन A एंड डिस्टेंस बिटवीन B विल बी सेम, है ना। ये दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, अमाउंट में चेंज नहीं होगी। तो Q के ऊपर जो फोर्स लगेगा इधर और इधर दोनों बराबर फोर्स लगेंगे, और Q को वो अपनी जगह पे वापस खींचने की कोशिश करेंगे और Q यहाँ आ जाएगा फिर से, ठीक है ये बात, है ना। पर इस केस में आपको ध्यान क्या रखना है कि Q को हम डिस्प्लेसमेंट जो दे रहे हैं वो परपेंडिकुलर टू AB देना है। कैसे देना है, परपेंडिकुलर टू AB, ठीक। चलिए, अब अगर आपने परपेंडिकुलर टू AB दिया तो द फोर्स FA एंड FB ब्रिंग द चार्ज टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सो फॉर द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। यहाँ पर जो आपका इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए, ये बस एक नॉर्मल सी बात है, ऐसी सिंपल सी, मैं इस पर एक न्यूमेरिकल आपको आगे करवाऊंगा, ठीक। अब बात आती है कंडीशंस फॉर कूलम्स लॉज, एंड इस कंडीशन क्या क्या है और इसके लिमिटेशन क्या है, ये समझते हैं। तो पहले नंबर पे, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। मैंने आपको कहा था, जैसा कि चैप्टर स्टार्ट करते समय, कि आपको मैं पॉइंट चार्जेस को एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज, ठीक। अभी आ गया यहाँ पर पॉइंट चार्ज की बात। तो देखो, पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं, बहुत ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि whenever the size of charge is much smaller than the distance between two charges. When the size of charge, बहुत ध्यान से देखो, size of charge, size रखा हुआ छोटा सा, whenever the size of charge is much smaller than the distance between both charges, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ये जो साइज़ है ना ये बहुत छोटी होना चाहिए। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाऊं, तो अगर आप और एक और ह्यूमन बीइंग, दो पास लोग खड़े होंगे, तब आपको मैं पॉइंट बॉडीज नहीं बोल सकता, लेकिन व्हेनेवर यू स्टैंडिंग एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड अनदर एट द स्पेस, इन द स्पेस, ऑन द मार्स, ऑन द मून, तब आप दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप बहुत दूर खड़े होंगे। बॉडी सेम होगी लेकिन बॉडी कहलाएगी पॉइंट बॉडी।
कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी का साइज बहुत छोटा है देन इट इज नोन एज पॉइंट बॉडी। तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज है। whenever the size of the charge is much smaller than the distance between charges then it is known as point charge। अगर आप समझ पाए तो अच्छी बात, नहीं तो इसको वापस रिपीट करें, फिर से एक बार देखना, आप इजीली समझ जाएंगे। तो एक तो चीज हो गई पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है ये, ठीक, एक बात हुई। इट इज वैलिड ओनली व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट। मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करते समय ही बोला था कि दिस इज द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। ये चैप्टर कौन सा है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है भाई साहब। हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, तो स्टैटिक में तो चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए। देन बात करें, कूलम्स लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड इन दोज केसेस वेयर द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ओबेड या फॉलोड। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है क्या एक्चुअल में, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? ये तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को तो फॉलो कर रहा है ना। तो यहीं पे जहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है वहां पे कूलम्स लॉ लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। देन बात करें, इट एक्ट्स बिटवीन चार्जेस व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस। कितनी दूर होना चाहिए? 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर ये दोनों कम से कम इन दोनों के बीच, मतलब जैसे एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है आपका, एक चार्ज यहाँ पर रखा है Q1 और आपका दूसरा चार्ज जो है वो कहाँ पर है, ये है Q2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है ये अगर 10⁻15 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये 16 मीटर आ गई, तो ये यहाँ पर कोई भी कूलम फोर्स नहीं लगेगा। द डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है ये बात। और कहाँ तक जा सकता है? टू इनफाइनाइट। कहाँ तक जा सकता है? टू इनफाइनाइट। ये भी बात ध्यान रखें कि कूलम फोर्स जो है वो कहाँ तक एप्लीकेबल है, तो इनफाइनाइट तक एप्लीकेबल है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। पर कम से कम कंडीशन ये फॉलो हो कि r ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर होना चाहिए। अगर वो कम हुआ तो ये आपका लॉ नहीं लगेगा। दिस इज कॉल्ड द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक, चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको इनिशियली एक बात बोली कि कूलम्स लॉ इज गिवन फॉर टू चार्जेस। कूलम लॉ को जो दिया गया था इनिशियली वो कितने चार्जेस के लिए था? दो चार्जेस के लिए। अब आपके पास मान लीजिए सिस्टम में मल्टीपल चार्जेस आ जाते हैं। क्या जाते हैं? मल्टीपल चार्जेस। तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो यार ध्यान रखो, कूलम्स ने तो बोला था कि दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन बना लेना। हम भी वही करेंगे, हम भी दो चार्ज का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके पास ये है Q2, ये है आपका Q1 एंड ये Q3। ठीक, ये आपके पास चार्जेस हैं Q2, Q1 एंड Q3। ठीक, अब आप क्या करते हैं, आप देखते हैं मुझे Q1 पे फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? मैं फिर से इसको एक बार बना देता हूँ। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है Q2, यहाँ पर आपके पास मान लीजिए है Q1 और यहाँ पर है आपके पास Q3। ठीक, आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको इस Q1 जो है इस पे फोर्स निकालना है। अब अगर इन तीनों में प्लस प्लस मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि तीनों जो है नेचर में कैसे हैं, सेम है। ये भी प्लस नेचर का है, ये भी पॉजिटिव नेचर का है और ये भी पॉजिटिव नेचर। तो भाई साहब पहले आप कॉम्बिनेशन बना दीजिए Q1 Q2 का। Q1 Q2 का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हो गई और दोनों प्लस है तो फोर्स निकलेगा इधर एंड फोर्स विल बी 1 2। क्यों 1 2? क्योंकि 1 पे फोर्स लग रहा है, 2 एक्सर्ट कर रहा है। बात समझ में आई? राइट। अब आप क्या करिए, अगला कॉम्बिनेशन बनाइए Q1 और Q3 का, क्योंकि आपके कूलम फोर्स में कॉम्बिनेशन जो होता है वो दो का ही होता है। आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाय, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 2 हो जाती है तो 1 2। ठीक, और अगर मैं Q3 के साथ Q1 का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे डिस्टेंस वुड बी 1 3। और फोर्स कैसा लगेगा? दोनों प्लस प्लस है, मतलब नेचर हो जाएगा इसका F, और ये कितने पे लग रहा है? 1 पर। कौन लगा रहा है? 3। समझ में आई ये बात? ठीक है, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे शॉर्टकट बनाया। अब जब आप ये डायग्राम बना देते हैं तो फिर आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अब आपका ये जो दोनों फोर्सेस हैं इन दोनों का कहीं ना कहीं रिजल्टेंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? रिजल्टेंट। और जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला वेक्टर वाले फॉर्मूले से यूज करेंगे, वेक्टर से निकालेंगे। ठीक, यही इसकी ब्यूटी है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला लिखकर। फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, आई थिंक आपने 11th में पढ़ा होगा।
तो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो मैग्नीट्यूड होगा F1 स्क्वायर प्लस F12, F21 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F12 and F21 and the angle between them cos theta। ये फॉर्मूला होता है। दो वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालना हो, यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो उनका फॉर्मूला आप ये वाला यूज़ करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? ये हमारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस है, जिसको हम कहते हैं फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये तो डायग्राम था, मैं इस डायग्राम को अब यहाँ से हटा रहा हूँ। आप यहाँ से डायरेक्टली समझ सकते हैं, आपको मैंने डायग्राम पूरा बना के दिया हुआ है। इसका मुझे जो थ्योरी वाला पार्ट आपको बताना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अच्छा, ये रहने देता हूँ, है ना, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला रहने देता हूँ नीचे, ताकि आपको कभी काम पड़े तो आप यूज़ कर लीजिएगा। बाकी डायग्राम आपके पास बना हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सेज द वेक्टर सम ऑफ, यहां पर कौन सा सम होगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ चार्ज द टोटल, ऐसा लिखते हैं इसको। चलो, हम यहां लिख रहे हैं the total force, total or net force on, ऐसा लिखेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। The principle says the total or net force on a charge is the vector sum। कौन सा सम? वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। ठीक, ये इसका क्या है? स्टेटमेंट है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जब इसको लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि F नेट अगर हम लिखें तो इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा F1 प्लस डिफरेंट फोर्सेस है ना, F1, F2, F3 ऐसे लग रहे हैं, तो हम सबको ऐसा मान लेते हैं F1, F2, F3 करके, और इन सब का हम क्या कर देंगे? तो इन सब का हम लोग निकाल देंगे वेक्टर सम। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आपको जो याद रखने वाली मेन बात है वो क्या बात है? तो आप यहाँ पर याद रखें वेक्टर सम को। किसको याद रखें? वेक्टर सम। जब भी फोर्स का एडिशन होगा तो वेक्टर के फॉर्म में होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है यहाँ पर, ठीक है ना। और फिर फोर्स हम निकाल के न्यूमेरिकल में देखेंगे कि किस तरीके से इसका आंसर डायरेक्ट आ जाता है। F, Q1, Q2 वगैरह वगैरह निकाल कर हम इसका आंसर देख लेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्स फोर्स है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम फोर्स। क्या क्या है? पहली बात इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अपनी जगह याद रखें। पहला पॉइंट कि द कूलम फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। सभी जानते हो, आप अपनी बात हो चुके हैं ऑलरेडी इस बारे में कि कूलम फोर्स जो होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। सेकंड बात करें, दी अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। ये भी मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले कि जो फोर्स होता है वो उसका जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, फोर्स की डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ चार्जेस। देन हम बात करें कि हमारा जो ये फोर्स है, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज, इट कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्शन इन नेचर। इसका नेचर जो होता है ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों लाइक चार्जेस हो गए तो रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा, अनलाइक चार्जेस हुए तो अट्रैक्शन का फोर्स हो जाएगा। देन बात करें जस्ट अभी जो पढ़ के आए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, तो कूलम फोर्स इज ऑल्सो फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इट ऑल्सो दिस फोर्स ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देन हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट हमारा तो लिखा है द कूलम फोर्स कंस्टिट्यूएट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे मैं आपको कहूँ अगर कि पुश अ टेबल है ना, या फिर आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये यहाँ पर रखा हुआ है, मार्कर रखा हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे इस मार्कर को पुश करना है। कैसे पुश करूँगा?
मैं पुश करूँगा ऐसे, मुझे इसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा, तभी ये मेरा मार्कर पुश हो रहा है। तो ये जो इसको मूवमेंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मेरा कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर कूलम फोर्स की, तो इट इज़ नॉन कांटेक्ट फोर्स। कैसा है ये? नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस जो है ना, जो चीज़ें दोनों हैं, वो कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती। तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है दी कूलम फोर्स कॉन्स्टिट्यूट्स नॉन कांटेक्ट फोर्स दैट पुल्स और पुशेस द थिंग्स डिस्पाइट इस्टेब्लिशिंग कांटेक्ट कनेक्शन विद ईच अदर। मतलब दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं होता, फिर भी वो एक दूसरे को पुश और पुल करते हैं। देन हम बात करें हमारे नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक की, लिखा है दी फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट। इंपॉर्टेंट अगेन लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। दी अमाउंट ऑफ फोर्स चेंजेस विद चेंज इन दी मीडियम। अभी थोड़ी देर बाद और हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, वहाँ पर भी देखेंगे, समझ लेंगे कि अगर मीडियम पे डिपेंडेंसी आती है तो किस तरीके से आती है इसकी, ठीक। न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक। तो ये आपका एक सेक्शन था जिसमें आपने कूलम फोर्स के बारे में पढ़ा। कूलम का पूरा कंप्लीट ब्यौरा मैंने आपको इसमें दे दिया है। बस अब बचे हैं इसके न्यूमेरिकल, जो कि अगले सेशन में मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, कूलम फोर्स पे वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे इन दी नेक्स्ट सेशन। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।